नमस्कार, इन्वेस्टोलॉजी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और बुक समरी लेकर हाजिर हैं जिसका नाम है मास्टरी। कुछ लोगों के काम को देखकर लगता है कि वो इस काम में मास्टर हैं। उनके काम करने के ढंग से ही पता चल जाता है कि ये लोग कुछ तो अलग करते हैं, कुछ तो इनका अलग ही रास्ता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मास्टरी कैसे हासिल की जाए तो ये बुक समरी आपको हेल्प करेगी। आइए समरी की शुरुआत करते हैं जिसे रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा है। कोई भी पैदाइशी जीनियस नहीं होता। आइंस्टाइन भी जब छोटे थे तब उन्हें रिलेटिविटी थ्योरी मालूम नहीं थी। ऐसे ही मोजार्ट जब बच्चे थे तो उन्हें सोनाटा बनाना नहीं आता था। आप बोल सकते हो कि जीनियस लोगों में पहले से ही टैलेंट होता है, लेकिन रियलिटी में टैलेंट सबके अंदर है। आप भी उतने टैलेंटेड हो सकते हैं जितने बाकी लोग। आपके अंदर कोई भी ऐसी यूनिक एबिलिटी होगी जो किसी और में नहीं होगी। हो सकता है कि आपका यूनिक टैलेंट अभी हॉबी या इंटरेस्ट की फॉर्म में हो, लेकिन ये बुक आपको सिखाएगी कि आप कैसे अपनी हॉबी को एक मास्टरपीस की तरह निखा सकते हैं। द अल्टीमेट पावर। आप भी मास्टर बन सकते हैं और इसके लिए कोई एज, जेंडर या फाइनेंशियल बैकग्राउंड मैटर नहीं करती। जरा सोचो उन मास्टर्स के बारे में जिन्हें आप जानते हो। द विंसी, मोजार्ट, आइंस्टाइन, गांधी, दलाई लामा, बिल गेट्स, स्टीव जॉब जैसे लोग। ये सब लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, मगर इनमें से हर कोई अपनी अपनी फील्ड का मास्टर है। आपका नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो सकता है। ये बुक आपको वो सब कुछ सिखाएगी जो आपको अपनी लाइफ का मास्टर बनने में हेल्प करेगी। लेकिन इससे पहले आपको 3 स्टेजेस से गुजरा होगा। फर्स्ट स्टेज है अप्रेंटिसशिप, सेकेंड स्टेज है क्रिएटिव एक्टिव और थर्ड स्टेज है मास्टर। तो जो आपको सबसे पहले करना है वो ये है कि आप ये डिसाइड करो कि आपकी लाइफ में एम यानी मकसद क्या है, आपका पैशन क्या है, क्योंकि ये पैशन ही आपका मास्टरपीस बनेगा। नेक्स्ट है अप्रेंटिस स्टेज। यहाँ आप स्किल्स को लर्न करते हो अपने किसी मेंटोर के अंडर ट्रेनिंग लेकर। उसके बाद आप क्रिएटिव एक्टिव स्टेज की तरफ बढ़ोगे और फाइनली आप अपने स्किल के मास्टर बन जाओगे। रिसर्च प्रूव करती है कि किसी भी स्किल को सीखने के लिए हमें कम से कम 20,000 घंटे की प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाकर हम मास्टरी के लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो ऐसा क्या है मास्टर्स के पास, ऐसा क्या है कि जो उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है? तो इसका जवाब है इंट्यूशन, जो कि इंटेलिजेंस और पावर का हाई फॉर्म है। असल में इंट्यूशन हाई लेवल ऑफ मेंटल प्रोसेस है। जब आप कोई कई सालों की लगातार प्रैक्टिस से अपनी यूनिक एबिलिटी को इम्प्रूव करने और उसे दिखाने में लगे रहते हैं, यही इंट्यूशन की सही डेफिनेशन है। जब आप आइंस्टाइन अब आप आइंस्टाइन का ही एग्जाम्पल ले लो। उनकी रिलेटिविटी की थ्योरी सिर्फ एक कंसेप्ट नहीं है, उन्होंने रियलिटी के ट्रेडिशनल व्यूज को बदल के रख दिया था। आइंस्टाइन बचपन से ही इस पर काम कर रहे थे। जब वो छोटे थे तो उनके फादर ने उन्हें एक मैग्नेटिक कंपास गिफ्ट में की और उस दिन से आइंस्टाइन का साइंस को समझने का नजरिया बदल गया। डिस्कवर योर कॉलिंग। लियोनार्डो द विंसी इटली के गांव में पैदा हुए थे जिनका नाम था विंसी। ये गांव फ्लोरेंस से कोई 20 मील दूर था। उनके फादर एक लॉयर बोर्गियोसीए के मेंबर थे। अब कोई भी बोल सकता है कि लियोनार्डो बड़े लकी थे कि वो एक अमीर घर में पैदा हुए थे, लेकिन सच तो ये है कि वो अपने फादर के नाजायज औलाद थे, जिस वजह से लियोनार्डो को किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल पाया और ना ही कोई प्रोफेशनल डिग्री होने की वजह से लियोनार्डो लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी नहीं बन सकते थे। यंग लियोनार्डो को कभी भी फॉर्मल स्कूलिंग नहीं मिली थी। लियोनार्डो को विंसी का रिच कल्चर पसंद था, इसलिए वो इसे एक्सप्लोर करते रहते थे। वे अक्सर जंगलों में किसी नदी और वाटरफॉल के किनारे चले जाते थे। जंगल के अलग अलग जानवरों और पेड़ पौधों को देखकर उन्हें बहुत हैरानी होती थी। एक दिन वो अपने फादर के ऑफिस में गए और वहां से कुछ पेपर्स और शीट्स ली और सीधा जंगल चले गए और वहां जाकर ड्राइंग बनाने लगे। उसके बाद वो उन्हें ड्राइंग का तो शौक ही लग गया। जब वो 14 साल के हुए तो फ्लोरेंस जाकर एक आर्टिस्ट स्टूडियो में अप्रेंटिस बन गए। ये स्टूडियो एडियो डेल वृचियो नाम के आर्टिस्ट का था। एक बार वृचियो ने लियोनार्डो को एक प्रोजेक्ट दिया, उसे एक एंजल को पेंट करना था। उन्हें वही डिजाइन बनाना था जो वृचियो ने उन्हें दिया था, मगर लियोनार्डो ने अपना खुद का वर्जन बनाया। फिर 1481 में लियोनार्डो की लाइफ में एक चैलेंज आया। उस टाइम जो पोप थे वो रोम को सिस्टन चैपल के लिए आर्टिस्ट ढूंढ रहे थे। उन्होंने लियोनार्डो द मेडिसी से कुछ आर्टिस्ट के नाम सजेस्ट करने को कहा, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि लियोनार्डो की मेडिसी से बनती नहीं थी। लियोनार्डो को छोड़कर बाकी आर्टिस्टों को सिलेक्ट कर लिया गया, लेकिन कोई भी रुकावट लियोनार्डो को सक्सेस होने से नहीं रोक पाई। लियोनार्डो के पास इनकम का कोई स्टेबल सोर्स नहीं था, तो लियोनार्डो ने इसका एक बेटर तरीका सोचा। उन्होंने मिलान जाने का फैसला किया। मिलान में लियोनार्डो ने स्कल्पचर, आर्किटेक्चरल, एटोनॉमी, इंजीनियरिंग और दूसरे सब्जेक्ट की पढ़ाई की। लियोनार्डो ने रिच लोगों के लिए पेंटिंग बनाना शुरू किया और बदले में वो उन्हें रेगुलर इनकम लेते थे। उन्होंने अपनी इमेजिनेशन से कई सारी मशीन्स भी बनाई। ऐसा माना जाता है कि उनकी ड्राइंग्स और नोट्स कुल मिलाकर 10,000 पेजेस से भी ज्यादा थे। तो आपकी फेवरेट हॉबी कौन सी है?
क्या है आपका पैशन? आपका पैशन या शौक कुछ भी हो सकता है, जैसे कुकिंग, रीडिंग, ड्राइंग या प्रोग्रामिंग। बस आपको हॉबी को इम्प्रूव करना है और फिर आप भी मास्टर बन सकते हैं। आइडियल अप्रेंटिसशिप। चार्ल्स डार्विन जब छोटे थे तो चार्ल्स पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। चार्ल्स के फादर एक अमीर डॉक्टर थे, लेकिन हमेशा वो चार्ल्स को लेकर टेंशन में रहते थे। चार्ल्स बुक्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेते थे। उन्हें तो सिर्फ एडवेंचर करना पसंद था। आउटडोर एक्टिविटी में उनका मन लगता था। उन्हें फ्लावर्स और बीटल्स कलेक्ट करने का बहुत शौक था। जब वो 15 के हुए तो उनके फादर ने एक मेडिकल स्कूल में उनका एडमिशन करा दिया, लेकिन चार्ल्स बड़ी ही जल्दी वहां से ड्रॉप आउट हो गए। फिर चार्ल्स कैम्ब्रिज चले गए। उन्होंने किसी तरह बैचलर्स ऑफ आर्ट्स की पढ़ाई कंप्लीट की। उन्हें सिर्फ बोटनी मजेदार लगती थी। चार्ल्स अपने प्रोफेसर हैंसलो के काफी क्लोज थे, जो उनके बोटनी इंस्ट्रक्टर है। ग्रेजुएशन के बाद प्रोफेसर हैंसलो ने एक सी बायोस में नेचुरलिस्ट की जॉब के लिए चार्ल्स का नाम रिकमेंड कर दिया। शिप्स का नाम था HMS बीगल, जो साउथ अमेरिका की यात्रा पे कुछ सालों के लिए जाने वाला था। चार्ल्स को इस यात्रा के दौरान एनिमल्स, प्लांट्स और मटेरियल के सैंपल कलेक्ट करके उन्हें वापस इंग्लैंड भेजना था। HMS बीगल्स को कैप्टन फिट्ज रॉय ने उन्हें बोला था कि उन्हें ग्रेट फ्लूइड और स्टोरीज एंड क्रिएशन जैसे कि जेनेसिस में बताया गया है कि उनके एविडेंस फाइंड आउट करने थे। कई महीनों बाद शिप ब्राजील पहुंचा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें किस प्लांट या एनिमल्स का सैंपल लेकर भेजे। चार्ल्स कई दिनों तक घूमते रहे, एक्सप्लोर करते रहे। इन 5 सालों में उन्होंने साउथ अमेरिका के जंगलों को काफी हद तक एक्सप्लोर कर दिया था। अर्जेंटीना में चार्ल्स ने जमीन के अंदर में से एक आर्माडिलो का रिमेन्स ढूंढ निकाला। आर्माडिलो एक घोड़े और हाथी दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इन सब एनिमल्स के रिमेन्स ये बात का प्रूफ है कि ये सारे जानवर इस दुनिया में हुआ करते थे। गल्फगोस के आइलैंड में स्पीसीज की काफी वाइड वैरायटी मिली है, क्योंकि वहाँ के एनवायरमेंटल कंडीशन में भी काफी वैरायटी है। साउथ अमेरिका में 5 साल रहने के बाद चार्ल्स वापस इंग्लैंड लौट आए, लेकिन डिफरेंट इंसान के तौर पर। उनके फादर उनको दोबारा देखकर हैरान थे। फिजिकली और मेंटली चार्ल्स बहुत स्ट्रॉन्ग और मैच्योर लग रहे थे। बाद में प्रोफेसर हैंसलो ने चार्ल्स की रिसर्च फाइंडिंग कैम्ब्रिज के प्रोफेशनल नेचुरलिस्ट को दिखाई, और इसी वजह से चार्ल्स को उनके सर्कल में एक्सेप्ट कर लिया गया। आने वाले टाइम में उन्होंने एवोल्यूशन की थ्योरी कंप्लीट की और नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी क्रिएट की। क्रिएटिव एक्टिव। वुल्फगैंग एमाड्यूस मोजार्ट एक चाइल्ड जीनियस थे। सिर्फ 4 साल की उम्र में ही उन्होंने पियानो बजाना सीख लिया था। उनके फादर लियोपोल्ड एक पियानिस्ट और म्यूजिक टीचर थे। बचपन से ही वुल्फगैंग अपने फादर की म्यूजिक क्लासेस सुनते थे। उनके सिस्टर मैरियाना ने 7 साल की उम्र में पियानो बजाना स्टार्ट कर दिया था। वुल्फगैंग के फादर जब उनकी सिस्टर को पियानो के लेसन दिया करते थे, तब उस टाइम वुल्फगैंग आसपास ही रहते थे। उस वक्त उनकी उम्र कोई 4 साल की थी। एक दिन की बात है, वो लियोपोल्ड को देखा कि एना मैरिया और वुल्फगैंग एक ऐसा पीस बजा रहे हैं जिसके लिए उन्हें 2 पियानो चाहिए। अब क्योंकि उनकी कोई खास इनकम नहीं थी, तो उन्हें एक अमेजिंग आइडिया है कि वो अपने बच्चों के साथ यूरोप का टूर करेंगे और पब्लिक परफॉर्मेंस से पैसा कमाएंगे। लियोपोल्ड वह मास्टर बन गए। ये भी मोजार्ट की अमेजिंग मास्टरी अपनी लाइफ में लास्ट 10 सालों में उन्होंने अमेजिंग म्यूजिक क्रिएट किया। उन्होंने ओवर मूव बनाया, सोनाटा क्रिएट किया और ओपेरा म्यूजिक दिया, जो आज किसी खजाने से कम नहीं है। मगर अफसोस कि ये ग्रेट आर्टिस्ट सिर्फ 35 साल की उम्र में ही चल बसे, लेकिन जाने से पहले अपनी लाइफ का मकसद पूरा कर गए। क्रिएटिव एक्टिव स्टेज बच्चों जैसी क्यूरियोसिटी और एक्सपर्ट स्किल का कॉम्बिनेशन है। यहाँ क्रिएटिव से मतलब है कि हम हाईली प्रोडक्टिव बने, हम किसी आर्टिस्ट की तरह बन सकते हैं। एक्टिव से हमारा मतलब है कि हम ओरिजिनल बने, हमें दूसरों की नकल करने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप पे परफेक्ट है। मास्टरी। इंट्यूशन कोई मैजिक पावर नहीं है, ये किसी के पास भी हो सकती है, लेकिन हाँ, आपको इसके लिए बहुत ज्यादा फोकस और एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी। हमारे ब्रेन कैपेसिटी के साथ हमारी इंट्यूशन पावर भी बढ़ती चली जाती है। रिसर्च बताते हैं कि स्किल्ड पर्सन बनने के लिए आपका 10,000 घंटे या 10 सालों की प्रैक्टिस चाहिए, और अगर मास्टर बनना है तो कम से कम 20,000 घंटे या फिर 20 सालों की मेहनत चाहिए। दरअसल अल्टीमेट पावर के लिए 20 साल तो मिनिमम लगते हैं। अब जैसे बिल गेट्स का ही एग्जांपल लेते हैं। वो अपने हाई स्कूल के दिनों में से ही प्रोग्रामिंग कर रहे थे। उनकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के टेक जायंट बनने तक बिल गेट्स का पास ऑलरेडी 20 सालों का प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस था। अंत में आपने इस बुक में दा विंसी, चार्ल्स डार्विन और मोजार्ट जैसी ग्रेट पर्सनैलिटी के बारे में सुना। आपने इस बुक में जाना कि पावर ऑफ इंट्यूशन कितनी स्ट्रॉन्ग होती है, और इसमें आपने मास्टरी के 3 फेजेस के बारे में सीखा। ये बुक आपको अपनी स्किल्स पर मास्टर अचीव करने का रास्ता दिखाती है, और आपको ये पाथ फॉलो करना है। आप चाहे किसी भी उम्र के हो, आप भी ये कर सकते हैं। अभी देर नहीं हुई है। आपने
हर दिन को मैक्सिमम यूज करो, अपने ब्रेन की मैक्सिमम कैपेसिटी को यूज करने की पूरी कोशिश करो, वरना आपका टाइम यूं ही वेस्ट चला जाएगा। अपने ब्रेन की न्यूरॉन्स को एक्टिव करो और आज बल्कि अभी से अपनी मास्टर की जर्नी की शुरुआत करता हूँ। आशा करता हूँ ये बुक समरी आपको अच्छी लगी हो। और भी बुक समरी सुनने के लिए कमेंट्स में बताइए कि आप अगली समरी किस बुक पे सुनना चाहते हो। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।